Welcome back to our channel Nivea Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे PYQ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो यहाँ पे हमने 4 चैप्टर्स की बात की थी, यूवी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, NMR एंड IR। यदि हम क्वेश्चन की वेटेज की बात करें कि कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं अभी तक हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो वो हमारा NMR वाला चैप्टर होगा। NMR से प्रोटॉन और 13 कार्बन दोनों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम बात करें तो IR वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। यूवी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री से क्वेश्चन आए हैं बट इतने नहीं आए हैं। NMR और IR हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इन दोनों चैप्टर से ही पूछे गए हैं। बाकी जब हम PYQ सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से और कौन से कॉन्सेप्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे हम आज की क्लास में 20 क्वेश्चन करवाएंगे और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हम 60 to 70 क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे PYQ। ठीक है, सारे के सारे जो एग्जाम में आए गए हैं वही क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया गया है। और यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे उसके साथ साथ उसी कॉन्सेप्ट को वहीं पे क्लियर करवा देंगे, चाहे वो फिर से क्लास में करवाए हो फिर से रिवाइज करवा देंगे यहाँ पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को हमें एग्जाम में कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कार्पलेस इक्वेशन द विसिनल प्रोटॉन प्रोटॉन कपलिंग कॉन्टैक्ट इज मिनिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ डाइहेड्रल एंगल इज। जो ये कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो मिनिमम आएगी वो कब आएगी, कौन सी वैल्यू पे आएगी, डाइहेड्रल एंगल कितना होगा वो हमें एंगल बताना है। ठीक है, कि कौन सा वो डाइहेड्रल एंगल होगा जहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन की जो कपलिंग होगी वो मिनिमम होगी हमारे पास। ठीक है, और ये हमें बताना है अकॉर्डिंग टू कार्पलेस इक्वेशन। तो इसके बारे में देखो, सबसे पहले हम बात करें कपलिंग कांस्टेंट की, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था NJXY। ये होगा कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, शॉर्ट रेंज कपलिंग एंड लॉन्ग रेंज कपलिंग। लॉन्ग रेंज कपलिंग में होंगे हमारे पास 4J, 5J, 6J। ठीक है, 4J, 5J एंड 6J। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करें शॉर्ट रेंज कपलिंग। शॉर्ट रेंज कपलिंग में होगा यहाँ पे हमारे पास 2J और 3J। ठीक है, इसका हम फिर से 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, जेमिनल एंड सेकेंड होगी विसिनल। जेमिनल कपलिंग में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है, देखो 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये हो कि कार्बन हो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो। ठीक है, यहाँ पे जो ये 2 है जेमिनल में होगा 2J कपलिंग आपको देखने को मिलेगी। 2 का मतलब यहाँ पे देखो, जिस हाइड्रोजन की हम वो सिग्नल बताएंगे और किसके साथ स्प्लिटिंग होगी इसकी, तो ये देखो 1 और 2, इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। तो ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक तो ये हो और दूसरा हमारे पास ये वाला कार्बन हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। क्लियर है? यहाँ पे भी कितना होगा ये 2J, तो जेमिनल होगा वो 2J को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें एक ही कार्बन पर दोनों प्रोटॉन लगे होंगे। एक बार ये कंडीशन हो सकती है कि कार्बन हमारा sp3 का हो, एक बार कंडीशन हो सकती है कार्बन हमारा sp2 नेचर का हो। तो यहाँ पे जो sp3 का है उसकी J की वैल्यू होगी यहाँ पे हमारे पास 10 to 12 हर्ट्ज, और यहाँ पे J की वैल्यू होगी 1 to 2 हर्ट्ज। क्लियर यहाँ तक है? अब हम बात करेंगे विसिनल। विसिनल में क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड प्रोटॉन होंगे। तो इसमें भी एक कंडीशन ये हो सकती है कि सिस फॉर्म में हो। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों प्रोटॉन हमारे ट्रांस पोजीशन पे हो। एक तो ये हो सकती है कि वो सिस पोजीशन पे हो, एक हो सकता है कि वो ट्रांस पोजीशन पे हो। सिस पोजीशन पे होंगे तो J की वैल्यू होगी 10 to 12 हर्ट्ज, और ट्रांस पोजीशन पे होंगे तो J की वैल्यू होगी 16 to 18 हर्ट्ज। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ट्रांस की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली विसिनल की। अब विसिनल में हम बात करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है, एक तो ये फ्री रोटेशन हो जाए, एक तो क्या हो जाए मॉलिक्यूल का फ्री रोटेशन हो जाए, एक ये हो जाए कि यहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा दी।
अब रेस्ट्रिक्शन होगा तो वो रोटेट नहीं कर पाएगा, और जहाँ पे जो या बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होगा मॉलिक्यूल में, वहाँ पे कार्पस इक्वेशन का यूज होगा। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगेगा मॉलिक्यूल में वहीं पे कार्पस इक्वेशन का यूज करेंगे, और अकॉर्डिंग टू कार्पस इक्वेशन J की वैल्यू होगी 0.85 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28, ठीक है। और एक और वैल्यू होगी J की 0.95 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28। अब ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है, तो किसके लिए है? जो ऊपर वाली वैल्यू है ये होगी हमारी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ये डाइहेड्रल एंगल है 0 से 90 डिग्री के लिए, और 90 से 180 डिग्री के लिए होगी ये वाली वैल्यू। ये किसके अकॉर्डिंग है? कार्पस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है J की वैल्यू। अब यहाँ पे एक ग्राफ देखेंगे हम, नीचे हमने लिया है डाइहेड्रल एंगल बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में डाइहेड्रल एंगल लिए यहाँ पे हमने, और इधर हम लेंगे हमारे पास है J की वैल्यू। तो मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 और 180 डिग्री। ये हमने हमारे डाइहेड्रल एंगल लिए हैं। इधर हम लेंगे, ये 1 है, 2 है, ऐसे हम लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई 13 है और यहाँ पे 14 तक हमने ले ली J की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है, एक तो होगी, अच्छा इधर भी यही होगी 14, 13, 12, 11, 10, 9, 1, 2। हमने यहाँ पे लेंगे कि हमारे पास है इस टाइप का कोई ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ है। ये 13, 14। तो यहाँ पे देखो, सॉरी ये थोड़ा 90 पे आएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एंगल देखो, सबसे हाईएस्ट दिख रही होगी आपको ये J की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम डाइहेड्रल एंगल प्रोटॉन का कहाँ पे है? 90 पे। तो एंगल मिनिमम होगा यहाँ पे जितने पे 90 डिग्री पे J की वैल्यू सबसे कम यहाँ पे है, ठीक है। इसके ऊपर जहाँ भी देखेंगे J की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। सबसे कम कहाँ? इस पॉइंट पे है सबसे कम J की वैल्यू, तो वहाँ पे डाइहेड्रल एंगल होगा 90 डिग्री का। तो हमारा आंसर होगा 90 डिग्री। ये होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इन प्रोटॉन NMR द मल्टीप्लिसिटी पैटर्न एक्सपेक्टेड फॉर द हाईलाइट प्रोटॉन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यानी कि हमें यहाँ पे 3 कंपाउंड्स गिवन है, इनमें जो प्रोटॉन को हाईलाइट किया गया है, जिन प्रोटॉन्स को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, एक तो ये होगा, इधर ये वाले होंगे, ठीक है। ये जो प्रोटॉन हाईलाइट किए गए हैं इनकी हमें मल्टीप्लिसिटी बतानी है। मल्टीप्लिसिटी होती है यहाँ पे n+1, और n होंगे यहाँ पे नेबरिंग प्रोटॉन। नेबरिंग प्रोटॉन यहाँ पे जब हम प्रोटॉन NMR की बात करते हैं उनमें मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम कहीं नंबर ऑफ सिग्नल बताते हैं तो वो प्रोटॉन है जो हमारे नेबरिंग प्रोटॉन होगा उनकी वजह से बताएंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट कंपाउंड है, यहाँ पे हमें इस प्रोटॉन की मल्टीप्लिसिटी बतानी है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके हम नेबरिंग प्रोटॉन ढूंढेंगे। नेबरिंग प्रोटॉन कौन से होंगे? ये इस कार्बन से अटैच है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन, प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है। ये हमारे फिनाइल है, ये होगी फिनाइल। यहाँ पे प्रोटॉन होगा और यहाँ पे प्रोटॉन होगा, यहाँ पे सारे प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो ये होंगे नेबरिंग प्रोटॉन, इधर भी है, तो प्रोटॉन हमारे पास एक बार सारे ही देख लेंगे हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब यहाँ पे देखो हमें इस प्रोटॉन की क्या बतानी है? मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे 1, 2, 3, कितने बॉन्ड है बीच में? 3, तो 3J ये होगा। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे एक तो फिनाइल ग्रुप लगा है, एक
हाइड्रोजन लगा है, एक कार्बोनिल ग्रुप वाला लगा हुआ है, एक CH2 ग्रुप वाला लगा, यानी कि चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये होगा कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन होगा, इससे नेक्स्ट वाले जो कार्बन होंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड ही जो नेक्स्ट वाले कार्बन है उन पे लगे दोनों प्रोटोन यहाँ पे डायास्टीरियोटोपिक प्रोटोन होंगे। तो ये डायास्टीरियोटोपिक प्रोटोन होंगे, दोनों ही प्रोटोन डिफरेंट स्प्लिटिंग देंगे, ये HA होगा, ये HB होगा। तो हम बात करें इस H की, HA के साथ क्या देगा डबलेट, फिर B के साथ देखेंगे 1 2 3 3JH की HB के साथ देखे हमने तो भी वहां क्या दिया डबलेट, एक ही प्रोटोन है, एक में यानी कि N1 है, एक और ऐड करेंगे तो 2 यानी कि डबलेट हो जाएगा। इधर हम यहाँ पे देखेंगे इस साइड तो 1 2 3 4 ये बना यहाँ पे 4J को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये देता है लॉन्ग रेंज कपलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इन वाले प्रोटॉन्स के साथ तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो ये भी 4J देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी लॉन्ग रेंज कपलिंग हो जाएगी, इसलिए इनको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन दो प्रोटॉन्स को कंसिडर करेंगे। इनकी वजह से H ये वाला जो प्रोटॉन है इसकी मल्टीप्लिसिटी आई है डबलेट और डबलेट। ठीक है, डबलेट डबलेट। ठीक है, यह हमारा फर्स्ट वाले कंपाउंड की। सेकंड की हम बात करें इस वाले प्रोटॉन की मल्टीप्लिसिटी बतानी हमें कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसका हम नेबरिंग देखेंगे, नेबरिंग प्रोटॉन है क्या, ये होंगे इसके नेबरिंग प्रोटॉन, एक होगा ये। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वैसे तो ये भी हमारा क्या है कायरल कार्बन है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन या फिर कायरल कार्बन ना भी होता तो भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर लगे जो प्रोटॉन होंगे वो कैसे होंगे डिफरेंट होंगे। ए और बी दोनों डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी देंगे और ये हमारा सी है। तो अब इस प्रोटॉन की हमें मल्टीप्लिसिटी बताने तो पहले बताएंगे बी के साथ 1 2 3 3JH बी के साथ हमने डबलेट देगा 1 2 3 3JH HA के साथ भी डबलेट देगा 1 2 3 3J के साथ 3J देगा हमें देगा भी डबलेट HC के साथ, तो ये देगा डबलेट डबलेट डबलेट, तीनों ही क्या देगा मल्टीप्लिसिटी में डबलेट डबलेट डबलेट। क्लियर है, फर्स्ट वाले ने डबलेट डबलेट, यहाँ पे डबलेट डबलेट डबलेट। हम थर्ड कंपाउंड की बात करें, यहाँ पे देखो इन दो प्रोटॉन्स की हमें बतानी है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों प्रोटॉन डिफरेंट तो है नहीं क्योंकि ये हमारा प्रोकायरल कार्बन होगा, प्रोकायरल कार्बन। प्रोकायरल कार्बन यानी कि यहाँ पे 3 ग्रुप डिफरेंट है, चारों के चारों डिफरेंट नहीं है, 2 यहाँ पे सेम है प्रोटॉन। क्लियर, अब इसके नेबरिंग होंगे, यहाँ पे देखो ये क्या है कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और प्रोकायरल से नेक्स्ट वाले कार्बन पर दोनों ही प्रोटॉन ये होंगे इनैनिसोट्रोपिक प्रोटॉन, इनैनिसोट्रोपिक प्रोटॉन। दोनों कैसे होंगे सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। अब इस प्रोटॉन की हम बात करें, इनमें से हमने कोई एक प्रोटॉन उठा लिया, ठीक है, दोनों सेम ही तो देंगे। अब ये वाला प्रोटॉन है, इसके हम पहले इस प्रोटॉन के साथ देखेंगे 1 2 बॉन्ड डिस्टेंस यहाँ पे 2 है, 2JH H के साथ यहाँ पे होगी डबलेट। इनके साथ देखेंगे 1 2 और ये क्या होंगे 3। अब ये दोनों सेम सिग्नल देंगे हमें, तो क्या होगा 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 2 प्रोटॉन है तो यानी कि n की वैल्यू 2 + 1 यानी कि 3, ये देंगे ट्रिपलेट 3JH, ये देंगे हमें ट्रिपलेट, डबलेट और ट्रिपलेट देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो फर्स्ट वाला डबलेट डबलेट, सेकंड डबलेट डबलेट डबलेट, यानी कि आंसर हमारे यहीं से आ गया, आंसर होगा ऑप्शन ए, ये ट्रिपलेट और डबलेट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा कैसे हमने ये सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन प्रोटोन एनएमआर द मिथाइलिन प्रोटोन्स ऑफ, मिथाइलिन प्रोटोन यानी कि CH2 ये वाले प्रोटोन। ठीक है, CH3 CH2, अच्छा ये एक मॉलिक्यूल है हमें गिवन है, X मॉलिक्यूल ये है, वो है Y। तो सबसे पहले हम X को बनाएंगे CH3 CH H C Cl Br CH3, ये हमारे पास X कंपाउंड है। Y कंपाउंड हमारे पास होगा CH3 CHH C Cl 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 Cl
Br वैलेंसी ज्यादा हो गई क्या? शायद यहाँ पे फिर Br नहीं होगा, CH3 होगा, ठीक है, CH3। हमें यहाँ पे बात करनी है मिथाइलिन प्रोटोन की मल्टीप्लिसिटी की, क्या होगी यहाँ पे देखो, मिथाइलिन यहाँ पे ये है CH2 और इधर ये है मिथाइलिन प्रोटॉन्स। अब इन प्रोटॉन्स की जो हमें मल्टीप्लिसिटी बताना है वो नेबरिंग प्रोटॉन से बताएंगे। अब नेबरिंग प्रोटॉन यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे यानी कि नेक्स्ट नेबरिंग कार्बन ये है और इसके साथ लगे प्रोटॉन, तीनों ही कैसे होंगे? सेम होंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है हमारे पास है ये है प्रोकायरल कार्बन। प्रोकायरल कार्बन, तो इसके बाद नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा उसके जितने भी हमारे प्रोटॉन होंगे वो होंगे इनैनिसोट्रोपिक प्रोटॉन। सिमिलर ये कंडीशन यहाँ पे होगी, ये भी कैसे होंगे? इनैनिसोट्रोपिक प्रोटॉन। इनैनिसोट्रोपिक प्रोटॉन में होगा केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन। क्या होगा? केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और इसका मतलब है सेम सिग्नल देंगे, सेम सिग्नल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 और 3 यहाँ पे है n+1 यानी कि 3+1 क्या देंगे? ये 4 क्वार्टेट, दोनों ही 4 यानी कि क्वार्टेट देंगे। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों ही इनैनिसोट्रोपिक प्रोटॉन है यानी कि केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन, सेम सिग्नल देंगे, इसलिए यहाँ पे हमारे पास होगी क्वार्टेट और क्वार्टेट, x में भी और y में भी। ये देखो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट मैच फॉर द प्रोटॉन्स ऑफ इथाइल अक्राइलेट गिवन इन कॉलम P विद केमिकल शिफ्ट गिवन इन कॉलम Q। हमें यहाँ पे 2 कॉलम गिवन है, कॉलम P एंड कॉलम Q, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास है इथाइल अक्राइलेट, एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है इथाइल अक्राइलेट। इसमें जो ये प्रोटॉन्स गिवन है HA, HB एंड HC, ये वाले रहे HA, HB एंड C। और कॉलम Q में हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है जो होगी ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में। हमें बताने हैं कि इनकी मैच करवानी है। अब जो ये प्रोटॉन्स हमारे पास है HA, HB, HC, इनकी हमें केमिकल शिफ्ट वैल्यू बतानी है, क्या होगी? देखो केमिकल शिफ्ट वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हमने कौन सा जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहां पे कॉन्सेप्ट देखा था हमने सिस एंड ट्रांस का, ठीक है। वो वैल्यू हमने बताई थी, जैसे ये हमारे पास है, एक बार तो सिस की कंडीशन हो प्रोटॉन की और एक बार कंडीशन हो ट्रांस की। तो सिस की वैल्यू होगी 10 to 12, ट्रांस की होगी 16 to 18 हर्ट्ज, 16 to 18 हर्ट्ज। यहाँ पे हमें जे की वैल्यू भी गिवन है, देखना। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने बताई जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे हो। एक हमने ये भी बताई थी कि कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, ठीक है, और H और H एक ही कार्बन पर दोनों प्रोटॉन हो, वो होगा जेमिनाइल। जेमिनाइल होगा तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हमने बताई थी 1 to 2 हर्ट्ज, 1 to 2 हर्ट्ज होगी। तो पहले हम इसकी बात करेंगे, जैसे कि HA दिया हमने, सबसे पहले HA की बात करेंगे। 1 2 3 3J और ये क्या देगा हमें? 3J। HA और HC की बात करी है जो हमें देगा डबलेट, ठीक है। और ये कैसा है? ये है सिस पोजीशन पे, ये है सिस पोजीशन पे, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 10 to 12 हर्ट्ज। नेक्स्ट हम बात करेंगे HA की B के साथ, तो 1 और 2, 2J HA और HB, ठीक है, 2J HA और HB। और ये हमारे पास होगा ये वाला, यानी कि 1 to 2 हर्ट्ज। ये हुई हमारी HA की बात। अब हम बात करेंगे HB की। HB की बात करेंगे, B की पहले हम देखेंगे A के साथ, तो वही 2J HB HA। तो ये कैसा है? ये वही डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा, 1 to 2 हर्ट्ज होगा। अब HB की बात करेंगे 1 2 3 C के साथ, तो 3J HB की HC के साथ, यानी कि अब की बार ये कैसा है? ट्रांस पे, तो वैल्यू होगी 16 to 18 हर्ट्ज तक। क्लियर? अब हम बात करेंगे HC की। HC की
1 2 3 3JHC की बात करें हम पहले HA के साथ, तो ये है सिस वाली कंडीशन यानी कि 10 to 12 हर्ट्ज। 3JHC की HB के साथ देखेंगे 1 2 3 और ये है ट्रांस पे, तो ये होगी 16 to 18 हर्ट्ज। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा दिख रही है आपको, किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा आपको दिख रही होगी HC की वैल्यू। ये हमने HC की देखी HA और HB के साथ, तो HC प्रोटॉन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी J की वैल्यू, तो हमारा HC होगा सबसे ज़्यादा होगी फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इन दोनों में से HA और HB में से, देखो एक एक तो वैल्यू सेम है, एक एक वैल्यू सेम है, दूसरी यहाँ पे सिस है, यहाँ पे है ट्रांस। ठीक है, तो ट्रांस की वैल्यू ज़्यादा होगी इसलिए HB की ज़्यादा होगी, HB की होगी सेकंड और HA की होगी थर्ड, यानी कि A का मैच किया हमने 3 के साथ, B का हमने किया 2 के साथ एंड C का हमने किया फर्स्ट के साथ। 3 2 1 यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? तो यदि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो ये क्या था 16 मान लीजिए ट्रांस की वैल्यू है, हमने HC की बात की, HC हमारी यही थी ना, यहाँ पे क्या है 16, तो ये 16 हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है 10, मिनिमम वैल्यू ले ली 10, ये है। अब यहाँ पे हम बात करें HB की, HB में हमारे पास एक था 16 और सेकंड हमारे पास 1 to 2 होती है, बट यहाँ पे ठीक है 4, यहाँ पे भी तो 4 दिया, फिर ये सिस वाली है, तो वैल्यू देख लेना किसकी सबसे ज्यादा है। J वैल्यू भी गिवन है और केमिकल शिफ्ट वाली वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, फॉर ए प्रोटोन द गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज, किसी प्रोटोन के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो है 26.752 इंटू 10 की पावर 7 रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला, ये है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी फॉर ए प्रोटोन इन ए, अच्छा फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है और ये हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी कि बी नोट की वैल्यू है 21.1 टेस्ला। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें गिवन है। अब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और ये भी ध्यान रखना कि करना किस में है, मेगा हर्ट्ज में। जब मेगा हर्ट्ज में देखो फ्रीक्वेंसी होगी, इसका फॉर्मूला होगा गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू बी नोट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। ये हम अप्लाई करते हैं सीधा जब हमें यूनिट को चेंज करना हो, ये हमें यूनिट को चेंज करना हो। यदि मान लीजिए रेडियन पर सेकंड पर टेस्ला है हमारे पास, ठीक है, और हमें इसी में वैल्यू लेके आनी है तो ये फार्मूला लगाएंगे, बट हमें चेंज करना है इसने मेगा हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पाई से। ठीक है, रेडियन पर सेकंड पर टेस्ला में वैल्यू गिवन है, उसे मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो उसे हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। यदि मेगा हर्ट्ज में वैल्यू गिवन हो, रेडियन पर सेकंड पर टेस्ला में वैल्यू लेके आनी है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से। ले यहाँ तक सबको? अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 26.752 इंटू 10 की पावर 7 और बी नोट हमारे पास है 21.1 अपॉन 2 इंटू 3.14। इसको आप खुद सोल्व कर लेना। ठीक है, इस वैल्यू को आप खुद सोल्व करना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। सिर्फ ये याद रखना, यदि हमें वैल्यू गिवन है रेडियन पर सेकंड पर टेस्ला में, तो यदि हमें उसे कन्वर्ट करवाना है मेगा हर्ट्ज में तो हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे। यदि मेगा हर्ट्ज में वैल्यू गिवन है तो हमें और उसे चेंज करना हमें रेडियन पर सेकंड पर टेस्ला में, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये वाला डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वैल्यू रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन प्रोटोन एनेमा स्पेक्ट्रम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन CHCl3 और एसीटोन होगा CH3C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये होगा CH3। सो 2 सिंगलेट्स एट, 2 सिंगलेट दिखाएगा हमें 7.25, ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, और एक होगी 2.2 ppm विद इंटीग्रल हाइट ऑफ 12 and 18 millimeter respectively. The molar ratio of chloroform to acetone in the mixture is,
तो हमें इनका रेशियो बताना है कि जो मिक्सचर का रेशियो होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी वो देखेंगे, सिग्नल देखेंगे, कितने सिग्नल होंगे। तो ये हमारे पास है सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, देखो ये होगा हमारे पास। और यदि हम प्रोटॉन एनएमआर में मल्टीप्लिसिटी या स्प्लिटिंग की बात करते हैं, वो नेबरिंग की वजह से करते हैं। यहाँ पे इस कार्बन यानी कि ये प्रोटॉन लगा है और इसके नेबरिंग में कोई और प्रोटॉन नहीं है, तो इसका मतलब वो सिर्फ एक ही सिग्नल देगा, ठीक है, और वो होगा सिंगलेट, ये देगा 1। हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने हमारे पास 3a 3a 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, यहाँ पे 1 प्रोटॉन था जो सिंगलेट एक ही स्प्लिटिंग दे रहा था, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है। और यदि हम देखें तो इन 6 प्रोटॉन का नेचर कैसा होगा, सेम होगा, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे सारे के सारे, इसलिए ये सेम सिग्नल देंगे, सेम सिग्नल देंगे। 6 प्रोटॉन है, सिंगलेट देंगे, तो यहाँ पे 2 सिंगलेट हुए, 1 सिंगलेट एंड 2 सिंगलेट। क्लियर यहाँ तक। एक की वैल्यू है 7.25 और एक है 2.2, तो ये वाला जो प्रोटॉन होगा इसकी वैल्यू होगी 2.2। क्यों होगा, देखो ये हमारे पास है sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन में हम जब प्रोटॉन एनएमआर की बात कर रहे थे तो वहां पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो होती है 0.5 से 5 ppm, और उसमें भी दो वैल्यू हो रही थी, 0.5 से 2, 2 से 5। ये तो था sp3 विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये sp3 विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं, इसलिए इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो 2 से ज़्यादा ही होगी, जो होगी 2.2 ppm। क्लियर। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास एसीटोन है वहाँ पे है 7.25, 7.25 क्योंकि यहाँ पे है कार्बोनिल या फिर हम कहें कीटोन है। और यहाँ पे क्या हो, देखो हमने वैल्यू बताई थी, एक बार फिर से बता दे सारी वैल्यू ताकि आपको याद हो जाए। 0.5 से 5 ये हमने बात की थी sp3 कार्बन की, ये हमने कंडीशन बता दी कब कौन सी होगी। नेक्स्ट होगा sp2 कार्बन है, उसकी होगी 5 से 8.5, sp की होगी 1.5 से 3.5, एल्डिहाइड की होगी वो होगी 8.5 से 10, और कीटोन की होगी सॉरी कीटोन नहीं, एल्डिहाइड कीटोन इसी में आ जाएंगे। यहाँ पे होगी कार्बोक्सिलिक एसिड 10 से 13.5, और OH और NH इनकी होगी 2 to 8। ये हमने बताई थी प्रोटॉन NMR के लिए हमारे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्या हमारे पास कीटो ग्रुप है, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे कीटो कह लो, ये वाला ग्रुप है। तो ये वाला कहाँ पे है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे तो हम कहेंगे नहीं, एल्डिहाइड इसी के आसपास होगी कीटो वाला हमारा, तो ये हमारी इसकी वैल्यू होगी 8.5, इसके आसपास ही होगी। तो ये होगी इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू एसीटोन के लिए। हमें बताना है इनका रेशियो बताना है। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन है क्लोरोफॉर्म और दूसरा हमारा है एसीटोन, यहाँ पे है 6 प्रोटॉन। स्प्लिटिंग दोनों की सेम है, सिंगलेट और सिंगलेट, ठीक है, सेम स्प्लिटिंग है, ये हमारा सिंगलेट है, ये भी है सिंगलेट। तो यहाँ पे इनका हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो होगा 1:6, 1:6, एक ये है हमारा, एक ये है। ले रहे यहाँ तक सबको, तो आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सिग्नल्स एक्सपेक्टेड फॉर द गिवन कंपाउंड इन प्रोटॉन एंड 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रा, यानी कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करने हैं, दोनों के लिए, प्रोटॉन्स के लिए भी और कार्बन के लिए भी, दोनों के लिए हमें नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करने हैं इस कंपाउंड के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें यदि प्रोटॉन की, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है, इधर तो हमारे पास है CCl2 ये वाला ग्रुप लगा है, इधर CH2 ये वाला है, इधर CH2 1 2, और इधर हमारे पास होगा ये कार्बन। तो ये हमारे पास 4 ग्रुप लगे हुए हैं। कैसा कार्बन है ये, कायरल कार्बन होगा, चारों ग्रुप यहाँ पे
डिफरेंट है। और कायरल कार्बन से नेक्स्ट वाला यानी कि ये वाले यहाँ पे क्या लगे हैं, प्रोटॉन, यहाँ पे भी क्या लगे हैं, 2 प्रोटॉन लगे हैं जी होंगे, ये वाले यहाँ पे प्रोटॉन होंगे। तो दोनों प्रोटॉन यहाँ पे कैसे होंगे, डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन, यानी कि डिफरेंट होंगे दोनों, 2 स्प्लिटिंग देंगे, यानी कि 2 प्रोटॉन 2 सिग्नल्स देंगे यहाँ पे। जैसे कि ये हमारे पास है कायरल कार्बन, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो ये मान लीजिए Ha है, ये क्या है, Hb है। तो ये जो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर की साइड एक्जेल एक्जेल होंगे, ये सेम देंगे, Ha ये देंगे Hb, यहाँ पे Hc ये सेम देंगे, D और D ये हमें क्या देंगे, सिमिलर देंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सिमिलरिटी दिख रही है, केमिकल इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। और ये हमें क्या देंगे, डिफरेंट देंगे दोनों ही। तो D तक हो गए थे, ये E होगा, ये F होगा। टोटल कितने हुए, A B C D E F तक, यानी कि टोटल हुए 6। नंबर ऑफ सिग्नल्स प्रोटॉन के हुए 6। हमने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे कोई कायरल कार्बन है, फिर प्रोकायरल है। यदि प्रोकायरल कार्बन होता तो उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर प्रोटॉन लगे होते, वो होते इनएनिसोट्रोपिक, यानी कि केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन, सेम सिग्नल देते। बट यहाँ पे हमारे पास है कायरल कार्बन, इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा उस पर लगे जो प्रोटॉन होंगे वो होंगे डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन, यानी कि दोनों डिफरेंट सिग्नल देंगे हमें, यानी कि केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे। तो ये 2 प्रोटॉन है, दोनों क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे। ये भी 2 है, जितने भी हमारे पास 2 लगे हुए हैं कार्बन पे वो सारे के सारे डिफरेंट सिग्नल देंगे। बट यहाँ पे यदि यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये दोनों कार्बन कैसे होंगे, सेम होंगे। सेम होंगे तो इनके साथ ही क्या होगा, Ha सेम होंगे दोनों प्रोटीन, Hb यानी कि एक्जेल एक्जेल वाले और इक्विटोरियल इक्विटोरियल वाले हमने क्या कर दिया, दोनों प्रोटोन सेम होंगे, इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो सेम होगा। अब हम बात करेंगे कार्बन की। तो यहाँ पे कार्बन देखो 1 2 3, ये कैसा होगा, कार्बन और कार्बन, एक नेचर तो ये है कार्बन का। इधर ये क्या होंगे, CH2 CH2 सेम इक्विवेलेंट के होंगे, ये भी CH2 CH2 इक्विवेलेंट होगा, ये डिफरेंट होगा इनसे क्योंकि इसका इक्विवेलेंट और कोई है नहीं, और इधर भी ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। कितने हुए, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे हमारे पास कार्बन के होंगे 5 नंबर ऑफ ए सिग्नल। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 6 एंड 5। प्रोटॉन 6 एंड कार्बन के होंगे 5 नंबर ऑफ सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मास स्पेक्ट्रम ऑफ, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, विल शो बेस पीक एट m/z वैल्यू ऑफ, m हमारे पास मास होगा, z होगा एटॉमिक नंबर, या फिर हम कहें चार्ज। एटॉमिक नंबर यहाँ पे है, चार्ज का यूज करेंगे तो मास अपॉन चार्ज, हमें बेस पीक इसका एटॉमिक वेट हमें कैलकुलेट करके बताना है। देखो कैसे बताएंगे, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH2 CN मॉलिक्यूल हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर आयन बनाएंगे। तो CH3 CH2 और CN, ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जब हम यहाँ पे किसी का मॉलिक्यूलर आयन बनाते हैं तो हमारे पास 3 कंडीशन हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है, सिग्मा हो सकता है। तो प्रायोरिटी ये रहती है कि सबसे पहले हम लोन पेयर का मॉलिक्यूलर आयन बनाएं, उसके बाद पाई का, उसके बाद सिग्मा का। तो लोन पेयर तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, या फिर अच्छा नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर आयन बनाना हमें, रेडिकल और यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक कैटायन होगा एक रेडिकल होगा। क्लियर है। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे देखो, या तो हम देखते हैं इससे नेक्स्ट वाला जो हमारे पास अल्फा कार्बन होता है उससे या तो हाइड्रोजन हो, कोई प्रोटॉन हो, या फिर कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो, उससे हम क्या करवाते हैं, उस बॉन्ड का क्लीवेज करवाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमारे पास है अल्फा बीटा और गामा। गामा जो हमारा कार्बन है उस पर प्रोटॉन है, यानी कि गामा हाइड्रोजन यहाँ पे
प्रेजेंट है, गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे, मैक्लेफर्टी फ्रेगमेंट, मैक्लेफर्टी फ्रेगमेंटेशन, वो हम इस मॉलिक्यूल में अप्लाई करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूज करते हैं। CH2 हमें लेना है गामा प्रोटॉन, तो ये होगा गामा का H2 और इधर है C ट्रिपल बॉन्ड N और कैटायन को हमने ले लिया बाहर, ठीक है। इधर ये होगा हमारे पास, ये जो प्रोटॉन देखो ये यहाँ से अपना रेडिकल लेके जाएगा और ये रेडिकल अपना लेके किसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। उसके बाद ये हमारे पास अल्फा है, बीटा है और ये है गामा, तो ऐसे गामा प्रोटॉन जाएगा नाइट्रोजन के पास। हम लिख देते हैं एक बार, CH2 के पास क्या आएगा, रेडिकल आएगा, हाइड्रोजन अपना रेडिकल लेके जो नाइट्रोजन के पास रेडिकल है उसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। देखिए ये रहा हमारा नाइट्रोजन के पास है रेडिकल, तो CH2 CNH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, उसका रेडिकल हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। और यहाँ साथ में क्या है, केटायन है, इस पे रेडिकल रहेगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये तो हमने जो हमारा गामा प्रोटॉन था उसको हमने नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया, यदि वहाँ पे कोई ऑक्सीजन होता उसके साथ भी चला जाता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट में जो अल्फा और बीटा का बॉन्ड होगा, अल्फा और बीटा बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड का हम करवाएंगे क्लीवेज। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन, CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। प्लस यहाँ पे रेडिकल आएगा, ठीक है, और इधर इसके पास अपना एक रेडिकल है, देखो यहाँ से रेडिकल एक नाइट्रोजन के पास गए थे, कार्बन के पास आया था, एक रेडिकल इसके पास होगा, फिर ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे, डबल बॉन्ड NH, साथ में यहाँ पे केटायन भी है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास से बेसिक, इसका हमें एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास देखेंगे तो कितना होगा, कितने कार्बन है, 1 2 12 और 12, नाइट्रोजन का होगा 14, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3, यस, इस सबको काउंट करेंगे हम, 2 2 4 4 8 3 11 3 1 4 41 होगा। समझ आया क्या करना है। यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले एक मॉलिक्यूल होगा, तो उसको हमें सबसे पहले मोलिकुलर आयन में कन्वर्ट करना है। मोलिकुलर आयन में कन्वर्ट क्या करेंगे, वहाँ पे हमें रेडिकल कैटायन देखने को मिलेगा, यानी कि यदि लोन पेयर है तो हम उसका करवाएंगे, यदि यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो उसका हम मोलिकुलर आयन में उसको कन्वर्ट करेंगे, यदि सिग्मा बॉन्ड है तो उसको हम करेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहेगा कि हमें पहले लोन पेयर का करवाना है, उसके बाद पाई का, उसके बाद सिग्मा का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने मोलिकुलर आयन बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यदि गामा हाइड्रोजन नहीं होता तो यहाँ पे मैक्लेफर्टी फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। फिर हम उससे नेक्स्ट वाला जिस पे रेडिकल और कैटायन बना है तो हम उस कैटायन वाले पोर्शन को लेते, उससे नेक्स्ट वाला जो एटम होता, एलिमेंट होता, उससे जो बॉन्ड लगा होता, चाहे वो प्रोटॉन के साथ है या फिर किसी और ग्रुप के साथ है, तो उसको हम ब्रेक करते, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास गामा हाइड्रोजन था, गामा प्रोटॉन को यहाँ पे हमने क्या करवाया, मैक्लेफर्टी फ्रेगमेंटेशन करवाया। तो यहाँ पे जो क्या गया, ये वाला जो गामा प्रोटॉन था ये नाइट्रोजन के साथ चला गया, इधर CH2 के पास रेडिकल होगा। उसके बाद मैक्लेफर्टी में ये करना, पहले तो हमने प्रोटॉन का फ्रेगमेंटेशन करवाया है, गामा प्रोटॉन का, उसके बाद अल्फा बीटा का जो बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड क्लीवेज करवाना है। इसका बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे तो यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ रेडिकल और इसका एक रेडिकल इधर से आया था, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इधर इसका एक रेडिकल, इधर जब ये यहाँ पे हमने बॉन्ड का वो करवाया था, रेडिकल बनाया था, तो एक इसका एक इसका, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड, इधर ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन ने तो अपने इस रेडिकल के साथ इसको प्रोटॉन को ले लिया था। तो ये हमारे पास बेस पी का आया था और इसका एटॉमिक मेट होगा 41, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्जर्व्ड इन द प्रोटॉन डिकपल 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये हमें एक कंपाउंड गिवन है और इसका हमें 13 कार्बन के NMR स्पेक्ट्रम बताने, यानी कि नंबर ऑफ सिग्नल बताने हैं।
नंबर ऑफ सिग्नल बताने हैं कार्बन के, ना कि प्रोटॉन का। ये याद रखना, कहीं हम प्रोटॉन बताए, प्रोटॉन पूछे और कार्बन के कैलकुलेट करने लग जाए, कार्बन पूछे और प्रोटॉन के कैलकुलेट करने लग जाए, ऐसा मत करना। पहले ये ध्यान से देखना हमें किसके नंबर ऑफ सिग्नल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमें कार्बन के नंबर ऑफ सिग्नल पूछे गए हैं, तो यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको जितने भी, अच्छा यहाँ पे देखो, एक तो ये वाले जो अंदर के साइड कार्बन है, ये जो डीसिल्डिंग जो कार्बन है, ये अंदर के साइड कार्बन है, इन सब का नेचर एक जैसा होगा। जो अंदर की साइड है 5 कार्बन, इन सब का नेचर एक जैसा होंगे। कैसे होंगे ये, केमिकल इक्विवेलेंट कार्बन, यानी कि सेम सिग्नल देंगे, इनका इन्वायरमेंट सेम है, इन पांचों कार्बन का इन्वायरमेंट सेम है। तो ये 5 कार्बन होंगे अंदर वाले जो एक सिग्नल देंगे, ठीक है, एक सिग्नल यहाँ से है। अब बाहर के सारे देखो, क्या सभी का नेचर आपको सेम सा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इनको छोड़ के ये हमारे पास होंगे CH2 CH2, ये है C 1 2 3 4, अच्छा ये भी 1 2 3 CH, ये है C CH CH C, तो इस टाइप से होंगे। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के कार्बन दिख रहे हैं, एक होगा CH और एक होगा कार्बन। एक तो होगा CH ग्रुप हमारे पास है, और दूसरा हमारे पास वो कार्बन होंगे जिसके पास एक भी प्रोटॉन नहीं लगे हैं, ये वाले होंगे, ठीक है। तो 2 ये हो गए, एक ये वाला हमें सिग्नल देगा, एक ये हमें सिग्नल देगा, 1 2, और एक ये 5 कार्बन जो अंदर वाले हैं ये सिग्नल देंगे। तो टोटल सिग्नल हमारे हुए यहाँ पे 3, तो आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज प्रोटॉन NMR। इस प्रोटॉन को मार्क कर लेना, जहां पे 13 कार्बन हो या प्रोटॉन हो, मार्क कर लेना ताकि आपको दिमाग में रहे कि प्रोटॉन का पूछा जा रहा है या फिर 13 कार्बन की बात चल रही है। तो यहाँ पे हमें ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी गई है प्रोटॉन्स के लिए। तो 3 प्रोटॉन है जो हमें दे रहे हैं सिंगलेट, 3 प्रोटॉन जो सिंगलेट देंगे, यानी कि CH3 है, 3 प्रोटॉन है यहाँ पे सिंगलेट देंगे, यानी कि इसके जो नेबरिंग में कोई भी ग्रुप होगा उसके पास प्रोटॉन नहीं होंगे, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट वाला हुई। ये क्या दे रहा है यहाँ पे 2.4, यानी कि यहाँ पे ये देगा sp3 कार्बन है, इतना यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है 3 प्रोटॉन है, वो फिर से हमें क्या दे रहे हैं, सिंगलेट दे रहे हैं, 3 प्रोटॉन है और वो हमें फिर से क्या दे रहे हैं, सिंगलेट, यानी कि CH3 है, और उसके साथ भी कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा जो स्प्लिटिंग देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें 7.5 डबलेट, यानी कि 2 प्रोटॉन होंगे जो डबलेट देंगे, 7.95 2 प्रोटॉन होंगे जो डबलेट देंगे। ये हमने कंडीशन देखी थी। सबसे पहले यहाँ पे देखो 7.25 ppm, ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें मिलेगी हमारे एरोमेटिक होगा, यानी कि यहाँ पे कोई बेंजीन होगी, और बेंजीन में यहाँ पे 2 कंडीशन है, 2 प्रोटॉन डबलेट, 2 प्रोटॉन और डबलेट। एक तो ये रहा 2 प्रोटॉन डबलेट, एक ये रहा 2 प्रोटॉन डबलेट हमें दे रहे हैं। तो ये कंडीशन हमने बताई थी बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड में, बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड में हमने कहा था यदि बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड है और वहां पे हमारे पास ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तो हमारे पास अब जो ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि जो सब्स्टिट्यूटेड लगे होंगे यहाँ पे, वो डाई यानी कि 2 होंगे, और उनको रख कैसे सकते, ऑर्थो पे रखेंगे तो वो होंगे होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड। यदि हम रखेंगे पैरा पे, 2 सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, यदि दोनों सब्स्टिट्यूएंट को यदि हमने ऑर्थो पे रख दिया तो वो होंगे होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड। यदि वो हिट्रो हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हैं, तो उनको हम रखेंगे पैरा पे। तो यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है या फिर सेम है, पहले तो वो देखेंगे। यदि दोनों सब्स्टिट्यूएंट ये डिफरेंट हमें मिले तो वो रखेंगे पैरा पे, यदि दोनों सेम हुए तो रखेंगे हम ऑर्थो पे। वैसे ऑप्शन में देख के आपको लग भी रहा होगा कि ऑर्थो पे तो होंगे नहीं, यानी कि यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। क्लियर है? देखो अब यहाँ पे तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो है 2.4 और इसकी होगी वो होगी 3.9, यानी कि इसकी ज्यादा है, दोनों ही sp3 की है, इसकी है 3.9, ठीक है, जो होगी हमारे पास है sp3 कार्बन होगा। इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ना हो, एक वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हो, 0.5 से 2 और 2 से 5, ये हो सकती है। क्लियर? अब यहाँ पे
ये देखो 3.9 है, यानी कि यहाँ पे इसके बीच में है 3.9, तो इसकी जो वैल्यू होगी इससे यानी कि यहाँ पे कोई हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होगा, इस CH3 के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होगा। बात करें इसकी तो ये भी हमारी वैल्यू है 2 से ऊपर ही है, यानी कि यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होगा, ऐसा ही दिख रहा है हमें। तो देखो यहाँ पे पैरा पे लगे होंगे, डबल बॉन्डेड, देखो अब यहाँ पे एक कंडीशन देखना, CH3O एक हमारे पास है मिथोक्सी, मान लीजिए ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यदि लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ है sp3 कार्बन, तो वहां पे हमारे पास मेनली जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है 3.5 के अराउंड, 3.5 के अराउंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2.4, यानी कि ऑक्सीजन नहीं लगा होगा, ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, CH3 होगा, CH3 होगा। तो ये CH3 है और ये वाला यहाँ पे CH3 है, ये दो केस हो सकते हैं, ठीक है, एक तो ये हो सकता है और एक हमारे पास है ये हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये तो क्लियर होगा कि एक तो हमारे पास CH3 ग्रुप है, यदि CH3 के साथ ऑक्सीजन लगा देंगे तो उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 ppm के इक्वल होगी, बट यहाँ पे है 2.4, ठीक है। तो ये तो होगा सिर्फ CH3। अब हम बात करें दूसरा ग्रुप क्या होगा, एस्टर ग्रुप होगा या फिर हमारे पास होगा कीटो ग्रुप, इसको हमें डिसाइड करना है क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है 3.9, यानी कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है जिसकी वैल्यू होती है, यदि CH3O लगा दिया हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह O लगा दिया, तो इसकी वैल्यू होगी 3.5 ppm के अप्रोक्सीमेट, यही होगी। साथ में कोई एक ऐसा ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, यानी कि ऑप्शन होगा हमारे पास सी, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्लियर यहाँ तक सबको? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO यानी या फिर कहें कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन IR स्पेक्ट्रम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो हमें ऑर्डर बताना है फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी में भी कार्बोनिल स्ट्रेचिंग का, जो हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, सभी की वैल्यू हमने देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखो कौन कौन से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, क्योंकि IR स्पेक्ट्रम एक क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जो आइडेंटिफाई करेगा फंक्शनल ग्रुप को। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को ही देख लेंगे। यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। ये हमारे पास है कार्बोनिल, कार्बोनिल में भी कौन सा, कीटो ग्रुप दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है एसिड क्लोराइड, तो होता है C डबल बॉन्ड कार्बन और Cl, ये होगा एसिड क्लोराइड। बट यहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ क्या है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है जो -I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और डिस्टेंस डिपेंडेंट की बात करें तो ये इसके पास में है, जो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ये कार्बोनिल के पास में है, इसकी डिस्टेंस इससे ज्यादा होगी, इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कार्बोनिल है, साथ में क्लोरीन भी लगा हुआ -I इफेक्ट, इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1780 से 1800 के आसपास होगी इसकी, ठीक है। इसके अप्रोक्सीमेट ही होगी, बट इससे थोड़ी सी कम होगी डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। मान लीजिए इस कितनी है, तो इसकी होगी 70-75 के आसपास, हमने लिख दिया सेंटीमीटर इनवर्स। कीटो है हमारे पास, कीटो की होगी 17-15 सेंटीमीटर, इतनी होती है। वैसे ये साइक्लिक में है, देखो हम सिंपल ए साइक्लिक कीटोन की बात करें तो उसकी होती है 17-15 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब हम बात करें साइक्लिक कीटो है, साइक्लिक कीटो होगा तो इससे थोड़ी सी, देखो साइक्लिक कीटो हो चाहे साइक्लिक एस्टर हो, उनकी जो ए साइक्लिक कीटो और ए साइक्लिक एस्टर होंगे उनके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी साइक्लिक वालों की, क्योंकि यहाँ पे रिंग स्ट्रेन होगा। जैसे रिंग स्ट्रेन इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी इंक्रीज करेगी। एक बार देख लो, एक तो हमारे
हमारे पास है ये वाला कीटो, ठीक है, एक हमारे पास है ये वाला कीटो। हमसे पूछा जाए इनमें से कीटो, दोनों ही कीटो ग्रुप है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। पहले तो ये कीटो ग्रुप है, ये तो दोनों की सेम होगी। दूसरा यहाँ पे रिंग स्ट्रेन होगा, रिंग स्ट्रेन इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो जहां भी आपको एसाइक्लिक और साइक्लिक दिखे तो देख लेना कि जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे उनमें फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा होगी और वो रिंग स्ट्रेन की वजह से। तो यहाँ पे मान लीजिए साइक्लिक है तो इसकी हो जाएगी 1735 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। हमने नोटबुक में ये वाली वैल्यू लिखवाई थी, तो ये साइक्लिक है तो ये थोड़ी सी इससे ज्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो किसकी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सिर्फ कीटो ग्रुप है, यहाँ कीटो ग्रुप के साथ साथ यहाँ पे -I इफेक्ट दिखा रहा हमारा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो ये देखो सबसे ज्यादा होगी इसकी डिस्टेंस कम होने की वजह से सी की, उसके बाद बी की और उसके बाद ए की, CBA, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट मैच फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए CH बॉन्ड ऑफ कंपाउंड इन कॉलम फर्स्ट विद द वैल्यू इन कॉलम सेकंड। हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में ज्यादा होगी, किसकी बात करें, CH बॉन्ड की, यानी कि CH और ये CH। इन CH बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं कि इन CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगी, ठीक है। अब देखो किसमें ज्यादा लगेगी। सबसे पहले यहां पे देखो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp, sp2, sp3, यहाँ पे s कैरेक्टर इंक्रीज होगा, s कैरेक्टर इंक्रीज होगा यानी कि वो जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि ये जो कार्बन और जो ये प्रोटॉन है, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp, ठीक है। s कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, s कैरेक्टर इन सबके कंपैरिजन में ज्यादा है sp में, ठीक है। यहाँ पे होगा 50%, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 25। तो s कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा है, sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे s कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, s कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से कार्बन जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा चाहिए होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज करेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्लियर? अब ये देख लो कि इससे ज्यादा बाकी सब में है नहीं, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, इसकी होगी sp2 और इसकी होगी sp3। तो कैरेक्टर s कैरेक्टर किसमें ज्यादा, इसमें, तो बॉन्ड किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इस CH का, और इसी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा है वो देखो 132 ये होगा, ठीक है। अब हम बात करें sp2 पे चलेंगे कि इसमें भी s कैरेक्टर ज्यादा होगा sp3 के कंपैरिजन में, बट sp के कंपैरिजन में कम होगा। यहाँ पे भी s कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होगा, s कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इस वाले के कंपैरिजन में वीक होगा, बट इन दोनों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, इनसे ज्यादा होगी, तो ये होगी इसकी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ए और सी वाले कंपाउंड की, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, तो फिर यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, s कैरेक्टर तो दोनों में सेम है 25%, 25%। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे देखो इसका साइज कैसा है, स्मॉल साइज है, साइक्लोप्रोपाइल है, तो यहाँ पे स्मॉल साइज की रिंग है, तो यहाँ पे रिंग स्ट्रेन होगा, रिंग स्ट्रेन इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी वो होती है 1/2πc√k/μ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी क्या होगी, वो ज्यादा होगी क्योंकि न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा k के। अब ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी इंक्रीज होगी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसके कंपैरिजन में इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, जो होगी 90.6 और इसकी हो जाएगी 71.5।
1। समझ आया? लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा। एस कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से जो बॉन्ड होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसे तोड़ने के लिए भी हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा इसी की होगी। उसके बाद sp2 में भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। sp3, अब दो कंपाउंड में sp3 है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रिंग स्टेन होगा, स्मॉल साइज होने की वजह से इस रिंग का, यहाँ पे क्या होगा, रिंग स्टेन होगा। जितना ज्यादा रिंग स्टेन उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट देखो, द कंपाउंड दैट विल शो 6 सिग्नल इन द प्रोटॉन डीकपल 13 कार्बन NMR। यहाँ पे कार्बन NMR के सिग्नल की बात करें हैं, 6 सिग्नल देंगे। कैसे देंगे वो देखो, 6 सिग्नल यानी कि यहाँ पे 6 कार्बन ऐसे होंगे जो केमिकल नॉन इक्विवेलेंट कार्बन होंगे, तो भी हमें यहाँ पे 6 सिग्नल मिलेंगे। देखो, जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये चेयर फॉर्म है, ये है चेयर फॉर्म। स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं इसको हम। अब यहाँ पे हमें जब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें पास करवानी हो तो हम कैसे करवाते हैं, यहाँ से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाते हैं, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सेम होंगे ये आपस में। ये कार्बन, ये वाला ये कार्बन से, सॉरी इस कार्बन से, ये वाला इस कार्बन से सेम होंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है, मान लीजिए इस टाइप के दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला कार्बन इसके सेम हो जाएगा, इसके सिमिलर होगा। ठीक है, तो 1, ये क्या देंगे हमें, 1 और 1। ठीक है, ये 1 1 2 और 2, ये हमें देगा 3 और 3, ऐसे देंगे। अब ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, 4 और 5, यहाँ से तो हमें मिले 5। ठीक है, अब ऐसा कौन सा ग्रुप लगाएं यहाँ पे कि जिससे हमें डिफरेंट सिग्नल मिल जाए, तो यहाँ पे तो 2 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो जाएगा। एक एक्सियल पे है, एक इक्वेटोरियल पे है, तो दोनों ही डिफरेंट देंगे हमें, तो यहाँ पे तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, 1 1, यहाँ पे प्लेन पास करवाएंगे हम, ये होगा 2 3 4 5 और ये देगा 6, तो इसमें होंगे नंबर ऑफ सिग्नल 6 बी वाले में। फर्स्ट वाले में 7 हो जाएंगे क्योंकि ये एक्सियल का, इक्वेटोरियल का, यहाँ देखो प्लेन पास करवा दिया हमने, तो ये तो हमारा 1 1 2 3 4 5, और यहाँ ये हमारे होंगे 6 और 7, क्योंकि एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, एक एक्सियल पोजीशन पे होगा, तो हमारे नंबर ऑफ सिग्नल होंगे बी में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन इन द ऑप्शंस A compound with molecular weight हमें गिवन है 125, the one that will show the EI mass spectral data। ये फिर से हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, हमने कॉन्सेप्ट देखा था, एम पीक के बारे में बात की थी। ठीक है, पीक नंबर के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की थी m + 1 m + 2, इसकी हमने बात की थी। m+4 भी हो सकता है, आगे भी हो सकते हैं, बट मेनली हम यहीं तक बात करते हैं। तो m+ होगा, m+ में क्या होगा, जो हमारे नॉर्मल होते हैं, जैसे कि 12 कार्बन हो गया, 16 ऑक्सीजन हो गया, 1 हाइड्रोजन हो गया, तो ये सब हम है जो 100% हमें क्या देंगे, नेचुरल अबंडेंस देंगे, वो हमारे m+ में आएंगे। m+1 में कौन आएंगे, देखो यदि हम बात करें कार्बन की, कार्बन 12, कार्बन 13, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास कितना होता है 12, एटॉमिक मास होगा 12, बट यहाँ पे दिया कितना है 13, एक क्या इससे ज़्यादा, तो कार्बन 12 को तो हम लेते हैं m+ में, जो 100% है, नेचुरल अबंडेंस दिखाएगा। कार्बन 13 हो जाएगा हमारा m+1 में।
M+1 में मास एक इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे M+1 कर दिया हमने। नेक्स्ट हम बात करें जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन, एक्चुअल में एटॉमिक मास कितना होगा 35, तो ये होगा, हमें M में काउंट करते हैं इसको हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये आइसोटोप है क्लोरीन का ही, यहाँ पे M+2 किया, 35+2 तभी क्या हुआ 37, तो ये शो करेगा M+2 को, ना कि +1 को। क्लियर। ब्रोमीन है, ब्रोमीन हमें देगा, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81 इसका आइसोटोप होगा। यहाँ पे भी देखो +2 तो यानी कि M और M+2, आगे M+4 ये देख सकते हैं, ठीक है, बट ये M+1 M+3 नहीं देंगे। वैसे क्लोरीन भी M+1 M+3 नहीं देंगे। क्लियर है। अच्छा हम बात क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एटॉमिक मास यानी कि मोलिकुलर वेट, इन सब का हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो इन सब का मोलिकुलर वेट होना चाहिए कितना 125। यदि किसी का नहीं भी है तो फिर वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे M+1 M+2 तीनों ही कंडीशन मिल रही है किसी मॉलिक्यूल में। तो तीनों कंडीशन कहाँ मिल सकते हैं वो देखो वैसे तो इनकी नेचुरल अबंडेंस 100% होगी, आइसोटोप में कितनी होगी 98, 1.1, ये सब कैलकुलेट करने में थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली देखते लेते हैं शॉर्टकट से ही, कैसे वो देखो। यहाँ पे देखो हमारे पास है नाइट्रोजन है, सबसे पहले से चलते हैं कार्बन और प्रोटॉन का तो हम देख लेंगे। जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, ये 100% नेचुरल अबंडेंस देगा, ये देगा 1.1, वैसे 100% ना दे के देता है 98.9%। देर है इतना देगा। हाइड्रोजन होगा 1H 2H और इसमें तो 3H भी होता है, ठीक है, 3H भी होता है। तो M+1 M+2 तीनों दे देगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम बात करें नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन यहाँ पे देगा N14 और N15, ये होगा M और ये कितना होगा M+1 देगा, M+1 देगा। अब हम बात करें यहाँ फिर से नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो वही 14 और 15 देगा, फ्लोरीन यहाँ पे 19 और क्या देगा 20, तो वो भी M और M+1 देगा। सॉरी फ्लोरीन हमारा M+2 देगा। जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन दे रहे थे वैसे ही ये भी क्या देगा M और M+2 देगा। नाइट्रोजन हमें M और M+1 देगा, ऑक्सीजन हमें M और M+2 देगा। ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18, ये हमें देगा M और M+2 और नाइट्रोजन हमें देगा M और M+1। यहाँ पे देखो ये तो देंगे। अब सल्फर है, सल्फर हमें क्या देगा 32 भी है इसका, इसका आइसोटोप की बात करें 33 है और 34 है। ये M 100% नेचुरल अबंडेंस, ये M+1 और ये देगा M+2। एक ही एलिमेंट है जो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हमें इनके जो डाटा है ये कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से बता देंगे, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए कार्बोनिक स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन कंपाउंड इच। ये हमें कंपाउंड गिवन है और यहाँ पे कार्बोनिक स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अच्छा देखो अभी बताया था हमने कि ये कीटो है और ये भी कीटो है, बट ये ए साइक्लिक कीटोन है और ये होगा साइक्लिक कीटोन। अब इनमें से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, वो होगी इसकी ज्यादा। क्यों होगी वो हमने बताया था, यहाँ पे रिंग स्ट्रेन इंक्रीज करेगा, बाकी तो सेम है सब, बट यहाँ पे रिंग स्ट्रेन इंक्रीज होगा, उसकी वजह से थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो वैसे एसाइक्लिक की बात करें तो इतना होता है हमारा, और इसकी बात करें तो ये होगा 1735 सेंटीमीटर यूनिवर्स के अप्रोक्सीमेटली होगी। ठीक है। अब हम बात करें इस वाले कंपाउंड की, क्या दिख रहा है आपको, कीटीन, कीटो ग्रुप है और साथ में डबल बॉन्ड भी है, तो ये कैसा होगा, कीटीन होगा। अब यहाँ पे देखो कीटो ग्रुप है, इतना तो है ही, यानी कि कीटो ग्रुप तो यहाँ पे लगा हुआ है। फिर हमें बात करनी है क्या है, इनसे ज्यादा होगी, कीटो के तो इक्वल होगी इस अमाउंट के, यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी इतनी तो होगी, क्योंकि यहाँ पे तो कीटो ग्रुप है और एक कैसा है, ए साइक्लिक है, बट इसके साथ एक और भी तो है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, एल्कीन।
तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि s कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। s कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बाकी सबके कंपैरिजन में और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इसकी हमारी पता नहीं शायद 1750 या फिर उससे ज़्यादा ही होगी, यानी कि इनके कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। वैल्यू मुझे एग्जैक्टली इसकी याद नहीं है, तो ऑर्डर होगा हमारा B A और C, BAC, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल प्रोडक्ट दैट गिव्स ए सिग्नल एट, ये हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू गिवन है डेल्टा जो होगी 218 ppm, और ये किस में है, यह है 13 कार्बन की हम बात कर रहे हैं, ना कि प्रोटॉन्स की। कार्बन और प्रोटॉन्स की डिफरेंट केमिकल शिफ्ट की वैल्यू थी। हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ये वाली होगी कार्बन की। देखो सबसे पहले अल्फा पाइनिन, पाइनिन यानी कि यहाँ पे इन कोई डबल बॉन्ड होगा, तो इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप से, ये होगा अल्फा पाइनिन का। अब हम बात करें कपूर, इसका होगा हमारे पास, कपूर में होगा कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे यहाँ पे ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जेरानियोल, नियोल, ओल यानी कि एल्कोहल, यहाँ पे एल्कोहल होगा OH डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन, जिसका स्ट्रक्चर होगा इस टाइप का, कार्बन का होगा, यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप्स होगा, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन और अबोव द प्लेन होगा टर्शरी ब्यूटाइल। ये हमारे पास है जो एक कंपाउंड गिवन है, इनका स्ट्रक्चर है ये, और हमें बताना है कि इनमें से किस स्ट्रक्चर की या फिर किस कंपाउंड की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ये है। देखो सबसे हम एक बार सारी वैल्यू लिख देते हैं केमिकल शिफ्ट वाली। sp3 कार्बन विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगी 20 से 40, विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो होगा 40 से 80, sp वो होगा 80 से 110, sp2 में ओलिफिनिक जो होगी 110 से 140, और sp2 एरोमेटिक के लिए और कार्बोनिल ग्रुप्स के लिए, इन दोनों के लिए होगी हमारे पास 140 से 220 के अराउंड, 220 के अराउंड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब हमें देखना है यहाँ पे, देखो सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रही है आपको, कार्बोनिल ग्रुप्स में दिख रही है, जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होगा वहीं पे होगी क्योंकि वैल्यू है 218 जो इसी के बीच में आएगी। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप्स देखो पहले इस वाले में है और इस वाले में है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, यानी कि इसका मतलब इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो इतनी नहीं होगी, ठीक है, 218 तक नहीं जाएगी। अब हम बात करें इन दोनों में से किसकी 218 होगी वो हमें डिसाइड करना है। देखो यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों में ही है कार्बोनिल ग्रुप, तो इनमें से ज़्यादा किसकी होगी। देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है, और एक हमने कॉन्सेप्ट देखा था, यदि कॉन्जुगेशन आ गया जहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा होगा मॉलिक्यूल में, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, उस कॉन्जुगेशन की वजह से फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी कहाँ गया, सॉरी शायद क्वेश्चन स्किप हो गया।
कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हो क्या था। ये था हमारे पास है कपूर, और नेक्स्ट हमारे पास था कार्बन। कार्बन में क्या था, अरे यार ये था, इन दोनों का कंपैरिजन देखना था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई इसके कंपैरिजन में, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है जो होगी 218 ppm के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो आंसर होगा कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्जर्व्ड इन प्रोटॉन डीकपल 13 कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो यहाँ पे हमें बताने हैं नंबर ऑफ सिग्नल से 13 कार्बन के, ठीक है, कार्बन के हमें बताने हैं नंबर ऑफ सिग्नल। तो ये हमारा एडमेंटेन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आपको देखो ये वाला जो है CH ग्रुप है, यहाँ पे भी क्या है, ये भी CH ग्रुप है, सेम है, ठीक है। ये होगा CH2 और ये भी क्या है CH2, यहाँ पे ये भी क्या है CH2 और ये भी क्या है CH2। तो ये चार हमारे पास होंगे CH2 ग्रुप जो एक सिग्नल देंगे। ये हमारे पास होंगे CH, ये भी हमारे पास क्या है CH, और ये भी हमारे पास है CH। तो 4 CH ग्रुप होंगे जो एक ही सिग्नल देंगे। अच्छा CH2 यहाँ पे भी है, ये रहा CH2 और ये रहा CH2, ठीक है। तो 6 CH2 और 4 CH ग्रुप होंगे जो एक एक सिग्नल, दोनों टोटल होंगे हमारे पास 2 सिग्नल्स। तो आंसर होगा 2, CH2 CH2, आंसर होगा 2, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल होंगे यहाँ पे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो IR स्पेक्ट्रम से सारे के सारे क्वेश्चन हमसे यही पूछे गए हैं, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसी का ऑर्डर हमसे बार बार पूछा जा रहा है। तो ये हमारे लिए ये वाला टॉपिक करना इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरूर करना। IR को बाकी करो ना करो, ये जितनी भी वैल्यू हमारे लिखी है, जो इनकी स्ट्रेचिंग की जो वैल्यू है हमारे पास CH OH कार्बोनिल, तो ये सब आपको याद करनी है, और इसका ऑर्डर हमें कैसे करना है वो भी आपने देख लिया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको छोड़ के नहीं आना, ये तो करना ही करना है यदि क्वेश्चन आया तो। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है, हमें कार्बोनिल स्ट्रेचिंग बतानी है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कीटो ग्रुप दिख रहा है, बट ये कैसा है साइक्लिक का है, ठीक है। और ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है एस्टर ग्रुप। तो हमने लास्ट क्लास में जब इनकी फ्रीक्वेंसी देखी थी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखी थी, वहां पे हमने कीटो की वैल्यू भी देखी थी जो कि थी 17, 15, और एस्टर की भी देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एसाइक्लिक की वैल्यू थी। अब हमारे पास है साइक्लिक, साइक्लिक होगा तो यहाँ 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के अप्रोक्सीमेट होगी, और एस्टर की वैल्यू होगी यहाँ पे हमारे पास है 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। साइक्लिक है तो इससे थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि कीटोन से तो ज़्यादा ही होगी, क्लियर। तो इसकी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। हम बात करें नेक्स्ट वाले की, नेक्स्ट वाले यहाँ पे कार्बोनिल तो आपको दिख रहा होगा साइक्लिक वाला, इसको देखते ही आपको लगेगा कि इसकी स्ट्रेचिंग कितनी होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1715 जो एसाइक्लिक के लिए, 1735 जो साइक्लिक के लिए है। बट यहाँ पे देखो क्या है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, वो अपने लोन पेयर यहाँ देखो, यहाँ कैसे क्या दिखा रहे हैं कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन यहाँ पे हुई तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनके कंपैरिजन में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप तो सभी में ही है, इसमें कॉन्जुगेशन की वजह से कम हो रही है। यहाँ पे एस्टर की थोड़ी सी ज़्यादा होगी हमारे कार्बोनिल ग्रुप से, कीटो ग्रुप से। तो सबसे ज़्यादा होगी हमारी फर्स्ट वाले की, उससे कम सेकंड, और सबसे कम थर्ड वाले की। आंसर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन IR स्पेक्ट्रम
रिकॉर्डेड नेट ए कंपाउंड शोज ए, हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, देखो क्या करते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें एक बिल्कुल नीट हमें बैंड मिला यहाँ पे, जो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है और ब्रॉड, पीक नहीं बैंड, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैंड, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैंड मिला हमें, और उसकी हमें वैल्यू गिवन है फ्रीक्वेंसी की 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। द बैंड बिकम शार्प, अब जो ये बैंड है, जो ये स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैंड है, ये शार्प हो गया एंड शिफ्ट कर गया किधर, 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पे। व्हेन द स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड इन, ये शिफ्ट कब हुआ, देखो पहले क्या था, जो हमारे पास कंपाउंड था उसका बैंड था स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड, ये था, ठीक है। पहले हमारे पास था स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बैंड था, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो स्पेक्ट्रम था उसको हमने रिकॉर्ड कब किया है, जब यहाँ पे हमने एक सोलवेंट लिया है, जो कैसा है, नॉन पोलर सोलवेंट है। अब इसको हमने क्या किया, नॉन पोलर सोलवेंट में देखेंगे। अब जो हमारे पास कंपाउंड था, इसको हम देखेंगे नॉन पोलर सोलवेंट में एट हाई डाइल्यूशन, डाइल्यूशन हाई यानी कि कंसंट्रेशन कम, यानी कि लो कंसंट्रेशन। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जो यहाँ पे कंपाउंड था वो ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे कंपाउंड था वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो सबसे पहले और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो हमें बैंड मिलेगा वो होगा शार्प बैंड। जो ये मॉलिक्यूल है, जब इस कंपाउंड को हम स्पेक्ट्रम चेक करेंगे इस वाली कंडीशन पे, नॉन पोलर और लो कंसंट्रेशन पे, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा इसकी जो बैंड होगी वो चेंज हो जाएगी, वो शार्प बैंड होगी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी चेंज हो जाएगी, 36 सेंटीमीटर इनवर्स ये हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो कि वो कौन सा कंपाउंड होगा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बैंड हमें मिले 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ऑप्शन देख के आइडिया लगा लेंगे हम। OH group which is involved in intramolecular hydrogen bonding, OH group which is intermolecular hydrogen bonding, terminal alkyne group, OH group present in severely statically hindered environment। देखो जो OH स्ट्रेचिंग होगी वो होती है 3200 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स तक, सही है। अब हमने कहा था कि जो OH स्ट्रेचिंग होगी वो हमें देती है ब्रॉड बैंड, OH स्ट्रेचिंग देगी ब्रॉड बैंड। अब यहाँ पे एक हो सकता है फ्री OH जो हमें देगा 36 सेंटीमीटर इनवर्स, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो इंटर और इंट्रा, इंटर और इंट्रा। अब इंटर होगी 32 से 33, 32 से 33, और इंट्रा होगी 33 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे हमारे पास है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास पहले कोई था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंपाउंड, ठीक है। और जैसे ही हमने उसकी स्पेक्ट्रम चेक की इस वाली कंडीशन पे, नॉन पोलर सोलवेंट लिया हमने CCl4, और जो लो कंसंट्रेशन पे हमने सारी बातें देखी, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो कंपाउंड है वो कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ब्रेक हो जाएगी, तो हमें फ्री OH ग्रुप वाला मॉलिक्यूल मिलेगा। फ्री OH की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होती है 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक सबको। और यहाँ पे मान लीजिए आपको ये वैल्यू से ज़्यादा ध्यान भी ना रहे कि 32 से 33 था, 33 से 3400 है इंट्रा में, तो एक बात याद रखना, यदि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती, इंटर किस में होती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट इंट्रामोलिकुलर होती है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो वहाँ पे चाहे हम ये कंडीशन ले लें बट वहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल वहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें कोई फ्री OH नहीं मिलेगा, तो ये कंडीशन होगी हमारी इंटरमोलिकुलर में, और OH ग्रुप हमें मिलेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन NMR सिग्नल ऑब्जर्व फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये हमारे पास एक कंपाउंड है
और हमें यहाँ पे प्रोटॉन NMR के नंबर ऑफ सिग्नल बताने हैं। कार्बन के नहीं है, प्रोटॉन के हैं। देखो यहाँ पे प्रोटॉन के। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, एक तो हमारे पास लगा है CH2 वाला ग्रुप, दूसरा यहाँ पे लगा है CH वाला ग्रुप, और यहाँ पे है C कार्बन। तीन तो ये हो गए, एक यहाँ पे है प्रोटॉन। चारों डिफरेंट ग्रुप है, चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो ये क्या होगा हमारे पास कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन पर जो प्रोटॉन होंगे वो कैसे होंगे, डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन होंगे, यानी कि दोनों ही केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे। तो मान लीजिए ये वाला कार्बन है, इससे नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे तो क्या है, एक ही कार्बन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के साथ तो कोई कार्बन है नहीं, ये CH3 है। ये तीनों तो एक ही सिग्नल देंगे, इनका केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, सेम इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा और यहाँ पे क्या है, CH3 है, और एक होगा यहाँ पे। इन सबको हमें काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे। तो एक तो यही देगा जो यहाँ पे लगा हुआ है कायरल कार्बन पे, दूसरा यहाँ पे इस कार्बन पे 2 प्रोटॉन है, बट ये कैसे हैं, दोनों डायस्टीरियोटोपिक, दोनों डिफरेंट सिग्नल देंगे, 3 हो गए। एक ये देगा 4, एक ये देंगे 5, एक ये देगा, अच्छा ये और ये वाला कार्बन, ये क्या होंगे, सेम इक्विवेलेंट के होंगे। तो ये CH3 क्या होंगे, सेम इक्विवेलेंट के होंगे, यानी कि 6 प्रोटॉन यहाँ पे एक ही सिग्नल देगा। ये 5 और ये इधर, इनका सेम इन्वायरमेंट होगा 4, नेक्स्ट 5 हो गए, ये होगा हमें 6। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हुए हमारे पास से 6 नहीं, इसका और इसका, इसका इन्वायरमेंट भी सेम है 1 के। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हुए 5 हुए, ठीक है। इसका सेम इन्वायरमेंट है, इसका सेम है, इसका और इसका सेम है, और इसके दोनों प्रोटॉन का डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन की वजह से। इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्नल होंगे वो होंगे 5। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे और कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसके PYQ करवाएंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वो मेनली कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के आ रहे हैं, तो वो तो आपको करना ही करना है। साथ में यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल, मल्टीप्लिसिटी और जो हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देके मॉलिक्यूल्स के बारे में पता लगाना, तो ये सब हमसे बार बार पूछे गए हैं। तो इन NMR और IR इनको तो आपको करने ही करना है, ठीक है। यदि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आप करके जा रहे हैं तो इन दोनों चैप्टर्स को तो करना ही करना है। बाकी आप UV और मास को थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।